तो प्यारे प्यारे बालक, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जैक बोर्ड। जो जैक बोर्ड अभी रिलीज किया है ना 2024 के लिए मॉडल पेपर, वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे और उम्मीद कीजिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएगा, 10th का भी और 12th का भी। तो 12th का भी अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा देर के बाद। पहले हम ये वाला बैच को पढ़ाते हैं, 10th वाले बैच का मॉडल पेपर, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इसमें जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, अच्छे से डिटेल से बताएंगे। और कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन भी क्लास चल रही है और ऑनलाइन भी क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो अभी हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं। हम आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है। हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपको हम दे रहे हैं। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 156, देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया 156 को अभाज्य गुणनखंड, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, आप में से अगर किसी को क्वेश्चन चाहिए तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ओनली जो इजी क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं, बाकी को हम ऐसे बता देते हैं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपके पास है ही, ठीक है ना। देखो ऑप्शन जब आपको दिया रहेगा ना, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको ऑप्शन दिया रहे तो ऑप्शन को ज्यादा यूज करना है, ठीक है। और अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो फिर कोई बात नहीं है। देखिए 1 मिनट, चलो आप सिंपल में से देखो। अगर किसी को, मेरी बात सुनो, अगर किसी को 156 को तोड़ना नहीं आता तो ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। किसको करना है? ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ए नंबर में दिया 2 × 3 × 7 × 11। बी में क्या दिया हुआ है 2 × 2 × 3 × 13। सी में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 × 2 × 11 × 13। और डी में आपको दिया हुआ है 2 × 2 × 3 × 7 × 13। ये आपको दिया हुआ है। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, ठीक है ना। तो 156 को ध्यान दो, अगर किसी को 156 को नहीं आता तोड़ने के लिए तो आप इसी को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, देख लेना। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। जिसको नहीं आता उसके लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको हम बोलेंगे तोड़ना छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, देखो 3 दूना कितना होगा 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 42। अब 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा पता है 462। तो पहला वाला आंसर नहीं होगा, पहला वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपको सिखा रहे। अब देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 को जब आप 13 से गुना करेंगे तो 156 होता है बाबू। कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बात समझ में आती है? ये है आपका ट्रिक्स, याद रहेगा। अगर आपको बड़ा नंबर याद दिया रहता तो आप तोड़ने से अच्छा है मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब बाकी जिसको भी करोगे तो नहीं आएगा। बात समझ में आती है? गुड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं इसका। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 6/15। ध्यान दो 6/15 क्या है ये 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार कैसा है। जिसको इंग्लिश में बोला गया है कि हाउ इज द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, जो पूरा पूरा कट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शांत। क्या बोला जाता है? शांत। और जो पूरा पूरा नहीं कटे उसको बोलते हैं अशांत, ठीक है ना। बात समझ आती है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो पूरा पूरा कौन कटेगा, मेरी बात सुनो। पूरा पूरा कौन कटेगा, जिसके हर में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो पूरा पूरा कटेगा। ऊपर में क्या उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम जब देखेंगे 6/15 में देखेंगे, बात को समझोगे। हाँ तो इसको जब काटोगे तो क्या होगा, देखो 3 से काटो तो 3 2 = 6 और 3 5 = 15। नीचे क्या आ गया 5 आया, तो ये क्या होगा शांत। क्या होगा? शांत। इसका आंसर क्या बोलेंगे, आप इसको सॉल्व नहीं करना है,
सॉल्व करने का टाइम क्या था, जब स्टार्टिंग आज से 10 महीना पहले पढ़ाए थे ना, उस टाइम के। अब अभी नहीं करना सॉल्व। आपको शांत उसको बोलते हैं जो नीचे 5 रहे या 2 रहे, ओनली 2 या 5 ही होना चाहिए, या साथ में अगर 7 आ गया 9 आ गया तो नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, शांत, सॉल्व नहीं करना। बात समझ में आती है, गुड। अब देखो अगला नंबर, देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इसमें पूछ रहा है बताइए कि शून्य की संख्या क्या होगी। ये तो गली का बच्चा बता देगा। तो ये आपको जो दिया हुआ है ना बाबू, ध्यान दो, इसको बोलते हैं बच्चा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। क्वेश्चन ने बोला किसी बहुपद px के ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल fx गिवन, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आप देखो, आपको तो सबसे अच्छी बात है, ये क्वेश्चन जब कोरोना से पहले आता था ना, तो उसमें हम लोग लिखते थे, उसके बाद उसका आंसर बोलते थे। इसमें आपको आंसर ऑलरेडी 4 को दिया हुआ है, 4 में से एक सही होगा। ये देखो एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को ग्राफ कितना बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। देखो 1 2 3 4, तो एफ एक्स का आंसर क्या होगा, एफ एक्स बराबर 4। तो बताओ ये कोई भारी लग रहा है आपको, आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पक्का बन जाएगा। पहले लिखने के लिए आपको देखो ध्यान रखना, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। ऐसा बोलेंगे इसका क्या आंसर होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे नहीं कट रहा है, याद रहेगा। जो एक्स अक्ष पे नहीं कटे उसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ध्यान दो, एग्जाम में नहीं आएगा तो अच्छी बात है, और आ गया तो बना लीजिएगा, तो रोने की क्या बात है। ध्यान दो, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो, देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 ये दिया हुआ है। बोलता है कि शून्यकों का योग क्या होगा, इसमें से क्या पूछा है, शून्यकों का योग पूछा है। देखो शून्यकों का योग आपसे पूछा है। देखो चूज द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ। तो देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, शून्यकों का योग निकालना है ना। तो शून्यकों का योग कैसे निकलेगा, देखो शून्यकों का योग ऐसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऐसे अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे ना, अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है बाबू, माइनस बी बाय ए। तो b का वैल्यू कितना, -7 और 7 तो हो जाएगा, और a का वैल्यू 1। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ऑप्शन में अगर 7 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दो, एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, और उसके बाद आप लोग का जो प्रॉब्लम है सबका प्रॉब्लम 1 बाय 1 करके आई विल टेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है रैखिक समीकरण का युग्म। देखो रैखिक समीकरण का युग्म क्या दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दिया हुआ, ये बोलता है का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इतना का द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना विल हैव नो सॉल्यूशन, विल हैव नो, कोई हल नहीं है। देखो नो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए ये वाला कंडीशन होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये किसके लिए कंडीशन होता है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन के लिए यही वाला कंडीशन होता है। समझ में आ रही बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर में कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए है बाबू। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को
आ रही है। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0। इसमें क्या बोला है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समपाती जिसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, समांतर पैरेलल प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदन बिंदु जो बोलते हैं ना उसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत है या लंब है। ठीक है, आपको दिखाना है कि इसमें से क्या है, बात समझ आती है। तो सबके लिए कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है समपाती के लिए क्या कंडीशन है। देखो तो ये परपेंडिकुलर वाला केस तो आप पढ़े नहीं हैं अपने 10th में। तो परपेंडिकुलर वाला केस जब पढ़े नहीं है तो ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा। तो ये वाला ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सारा बच्चा इसी को टिक लगा के आ गया, कितना खुश। अब सुनो, तो समपाती किसको बोलते हैं बाबू, जिसका तीनों बराबर होता है। क्या बोलते हैं इसमें हम लोग, तीनों बराबर होगा। देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। समांतर के लिए कंडीशन क्या है बच्चे, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताए थे। a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। इंटरसेक्टिंग के लिए का क्या कंडीशन है, तो देखो a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2। ये वाला फिलहाल अभी आपके लिए नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दो। ठीक है, आप देखिए तो हमको ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना इक्वेशन, इसको सॉल्व करना तो तीनों में से कोई ना कोई तो आएगा। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ई अगर रहता ऐसा, जिसको बोलते एक से अधिक, ये बहुत खतरनाक ऑप्शन है। ये बहुत खतरनाक ऑप्शन इसलिए है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा उस कंडीशन में। मगर यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है, ये आपको बिहार का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें दिया रहता है, बीपीएससी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया रहता है। वहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। सुनो, अब यहाँ पे देखो a1, इसको बोलते हैं बाबू a1। तो a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3, कॉमा देना, बराबर नहीं देना अभी, यहाँ -1 और फिर क्या हो जाएगा -2, कॉमा देना। ये हम रफ में कर रहे हैं, बात समझ आती है ना। ये क्या कर रहे हैं बाबू, रफ कर रहे हैं। ये हम लोग रफ में अलग टिक लगाना। तो देखो ये आपका क्या आया 1/3 कॉमा कट गया, 1/2 कॉमा, इसको काटो तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो कितना आया 3/4। मतलब कोई भी बराबर है आपस में से, तीनों में से कोई बराबर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या पता चला है कि ये इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है। तो तीनों में से कौन, यही वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा, बात समझ में आया। ये तरीका है पहचानने का, क्लियर हो रही है। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बालक और बालिका यानी छात्र छात्राएं जिसको बोलते हैं ना, इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो इसमें से कोई जो आंसर होगा वो आपको दिख जाएगा। मगर ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला बच्चा भी अगर ऐसे करेगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वो वाला कोचिंग सेंटर और ये वाला कोचिंग सेंटर। तो कितना ईजी वे में हम आपको बता रहे हैं। देखो कुछ नहीं करना है एकदम, हम तो बोलते हैं खाली बस कलम रखा ना मन में, ऐसे करते ना आंसर आ जाएगा। सुनो आपको क्या बोला गया, x का, पहले हम इसको चेक करते, क्या करते बाबू, चेक करते। सुनो x का मान 4 पुट करो तो बोलो 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पे 3 जोड़ दो, 8 3 11 है। तो 11 है यहाँ पर, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो ऐसे खत्म हो गया। बोलो पेन का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा। अब चलो x का मान 1 डाले तो 2 हो गया, 2 और 4 को जोड़ो कितना हुआ 6। तो भैया ये तो ऐसे दिख रहा है एकदम सही है। अब यही वाला यहाँ भी डाल के देखो, तब दोनों में काम करना मांगता, दोनों में काम करना मांगता। यहाँ पे चलो कितना हुआ, बोलो 1 डालो कितना हुआ 5, 5 और यहाँ पे हो गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो हो गया आंसर। कितना पैसा लगा बोलो, ये वह जादू ट्रिक्स समझ में आ रही बताएं। हाँ देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, समझ में आई बातें ना। ठीक है, बाकी हम वीडियो जो है ना इसका अपलोड करेंगे। ये क्वेश्चन अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे, द्विघात समीकरण है। तो पहचानना है कैसे, देखो सबसे पहले द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, ध्यान दो। ax² + bx + c बराबर क्या होना चाहिए 0, या फिर ax² + bx बराबर होना चाहिए 0, या फिर ठीक है ax² + c बराबर 0। ठीक है, अब देखो ध्यान दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई अगर नहीं कंडीशन शो कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपका नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पावर कितना है 3 है, ये 2 है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना पावर आएगा
3 आएगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ऐसे ही कट गया। ठीक है, आप सॉल्व नहीं करते रहना है बच्चा जैसा। हम आपको बोले ना कि आसान सा देखो, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बोलो फॉर्मूला में ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, खेल खत्म हो गया, दो तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब सुनो ध्यान दो, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो बचा कौन? बिना सॉल्व किए हम आपको बता दिए ये वाला आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है जादू मेरी? आप जब इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही कट जाएगा। ये वाला में आपको दिखाएं, ये वाला में दिखाएं एक्स ए स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ये वाला तो भैया क्यूब आएगा, तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा, बचा कौन? ये वाला। तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा इसका बाबू? आंसर होगा। ठीक है ना? अब देखो उसके बाद इसको हम वीडियो भी आपको दे देंगे, तो अब चैनल मेरा सब्सक्राइब किए हो ना, अब उसमें देख लेना। ठीक है, अब देखो ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुड। अब देखो ऑप्शन, रही बात आंसर के, आंसर तो आपको याद ही है, कोई जरूरी थोड़े ना है कि एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ जाए। हाँ ये है कि पैटर्न यही रहेगा पूछने का। ठीक है ना? इसका देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, दिखा समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। मतलब इसमें ऑप्शन 4 दिया है, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान, समान और वास्तविक नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम इसका डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? डी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, जो बोल रहे पहले ध्यान दो। डी का मान 0 हो सकता है, डी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, और डी का मान 0 से छोटा हो सकता है। बस यही 3 कंडीशन होगा। जब डी का मान 0, सॉल्व करने से जब 0 आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू समान, समान मूल है। क्या है? इक्वल रूट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इक्वल रूट्स। ठीक है, डी का मान जब 0 से बड़ा आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको? जैसे आपके ऑप्शन में क्या लिखता है हिंदी में, वास्तविक तथा समान, उसके बाद वास्तविक तथा असमान, तो ये आपका हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रियल माने वास्तविक, वास्तविक तथा असमान। हिंदी इंग्लिश में इसको बोल दीजिएगा। ठीक है ना? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और डी का मान जब ऐसा आ जाए तो इसको बोलते हैं बाबू, जैसे आपका ऑप्शन में दिया वास्तविक नहीं है, तो वही तो लिख दो वास्तविक नहीं है, जिसको बोलते हैं नॉट रियल। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक, काल्पनिक मूल है। देखो ध्यान दो ये चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर इसका नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व तो कर देंगे मगर पता ही नहीं चलेगा क्या बोलेंगे। ठीक है ना? तो देखो ध्यान दो, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? ए बराबर कितना लिख देंगे? 1, बी का मान 7 और सी का मान 6। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 का होल स्क्वायर करके नहीं दिखाना है, क्योंकि आपको टिक लगाना है। क्या लगाना है? टिक लगाना है। आपको नहीं समझ में आता तो आप आराम से बच्चा ऐसा करते रहे, कोई मना नहीं है। आपको लग रहा नहीं हमको समझ में आ रहा तो काहे बड़ा। देखो 6 चौके 24, तो 49 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? 25। 25 किसका रूट होता है? 5 का होता है। देखो तो डी का मान जो भी निकला ना तुम्हारा, तो ये जो निकला ये किससे कैसा आया? 0 से बड़ा आएगा, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन में आपको ये वाला दिया हुआ है तो लगा देना टिक। समझ में आ रही बातें? तो देखो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया। ठीक है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का, जो जैक बोर्ड 2024 रिलीज किए हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो अभी पहले चीज़ जो पढ़ाएंगे क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसके बाद पढ़ाएंगे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है और इस जैसा रिलेटेड क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस कर लेना है और उम्मीद रखिए कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब जो देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब 11। कल हमने 10 तक बना लिया था। तो क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0
के मूलों की प्रकृति क्या है, ये आपसे सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखा हुआ है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 दिया हुआ है, का मूल समान हो। देखिए क्वेश्चन में ही लिख दिया हुआ है का मूल समान हो। समान हो का मतलब इक्वल रूट्स है बाबू। रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखे थे ना, d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, d 0 से छोटा है और d 0 के बराबर है, ठीक है। तो वही वाला कहानी में इसमें आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। इसमें इंग्लिश में लिखा रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा द रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखो कैसे बनाना है, जब d का मान समान है इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जब हम इसको लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू 1 और b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब d निकालिए तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान क्या लिखोगे 0। देखो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। आपको टिक लगाना है ओनली, उतना दिमाग नहीं लगाना है। b का वैल्यू -4 है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा इतना 16 माइनस 4k, इस 4k को इधर ले आइए तो 4k इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ में आ रही बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आपको दिया हुआ 24, 21, 18 का सारवंतर क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सारवंतर को बोलते हैं अब कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है तो हम लोग जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपको क्या दिया हुआ है 21 माइनस 24। अच्छा आप बताइए कौन बच्चा ऐसा होगा जो 21 में 24 घटाएगा और नहीं लिख पाएगा, कितना आएगा -3। वेरी गुड। तो -3 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर हो गया। जब आप एग्जाम में बनाएंगे ना, एग्जाम में जब बनाएंगे तो 21 माइनस 24 -3 करने की भी जरूरत नहीं है। बोलो कि आपको तो पता है ना, हम तो बोलेंगे उतना भी नहीं करना, ये तो हम आपको सिखा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे सिंपल में देखो ना, 21 में 24 जाए तो कितना बचेगा, तो लगा देना टिक, इसको करने की जरूरत नहीं, बस सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है एक एपी दिया हुआ 2, 7, 12 करते करते कहाँ तक गया, बोलता है इसका 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा होगा ये हमको जानना है, ठीक है। तो देखो जब हम इसको बनाएंगे तो सिंपल में हम लोगों को पता है 10वां पद का मतलब क्या हुआ। देखो बाबू a + 9d, a+, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना शॉर्ट बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। बात समझ में आती है। तो देखो तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 + 9, देखो d का वैल्यू तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 45 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, कहीं पे दिख रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है बी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो संगत कोण यानी उसका बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं, समांतर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, लंबवत तो भैया होता है नहीं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। समांतर भी होता नहीं है, समानुपाती भी नहीं होता है, होगा क्या बराबर। समानुपाती क्या होता है इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। समानुपाती होता है बाबू भुजा, क्या होता है बच्चा, भुजा, जिसको बोलते हैं साइड्स, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ भुजा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हो गया साइड्स प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं, एंगल प्रोपोर्शनल नहीं, ठीक है। कोण हमेशा बराबर होता है और भुजा हमेशा समानुपाती होता है, बटे में होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसमें ये सब सारा वैल्यू दिया हुआ है, डी ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई सी का दिया हुआ है, ए ई का दिया हुआ है, तो ए डी का वैल्यू अपने को निकालना, ठीक है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी, ये हमको निकालना है। बात समझ में आती है ना, ये क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं ऐसे करके, समझ जाइएगा। कोई बच्चा इसको 2 समझ लेगा, इसलिए अच्छा है कि हम इसको ए डी के बजाय यहाँ पे x मान लेते। क्या मान लेते? ए डी को x मान लेते। क्लियर हो रही है ना, ध्यान दो। उसके बाद देखो क्या करना है। तो हमको पता है, देखो यहाँ पे हम लोग को ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता, 3 नंबर का आता, तो वहाँ पे लिखते चूंकि डी ई समांतर बी सी है इसलिए वो सब कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पहले से पता है यार ये समांतर है, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो भी नहीं लिखेंगे कि यूजिंग थेल्स थ्योरम, वो भी लिखना नहीं है। आपको ओनली टिक लगाना, 4 ऑप्शन दिया। देखो तो अपने को क्या करेंगे, ए डी बाय बी डी और क्या होगा बाबू, ए ई बाय ई सी। बात समझ में आती है। ए डी का वैल्यू x मान ली, काम खत्म। बी डी का वैल्यू हो गया 7.2, ए ई का वैल्यू 1.8, और इसका वैल्यू 5.4। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया और ये पॉइंट से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, काटने जानते होंगे, 18 तिया 54, इसको काटेंगे तो हो जाएगा बाबू 24। अब यहाँ से देखो x बराबर हो जाएगा 24 और आ जाएगा नीचे 10, तो हो जाएगा 2.4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बात समझ में आती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोलता है एंगल बी क्या होगा, एंगल बी क्या होगा। बात समझ आती है ना। तो देखो हमेशा याद रखोगे, इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है कहाँ गया, हाँ 120 डिग्री, बी में दिया हुआ है 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है 90 डिग्री और डी में दिया हुआ है 30 डिग्री। बात समझ में आती है, ये आपको दिया हुआ है। या डी में हाँ 30 डिग्री मान लीजिए या 45 डिग्री मान लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा में जब भी कभी भी ऐसा बोलेगा ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, हालांकि आपके बुक का सारा क्वेश्चन आपके बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। मॉडल सेट बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका थोड़ा सा जो जिसको बोलते हैं थिंकिंग पावर जो है ना, वो बढ़ता है। समझ में आ रहा है। बाकी आपको बोल दे एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 4 वो याद हो गया है, वो बना दोगे, मगर यही क्वेश्चन आपको लिख के को दे देगा अलग से तो तकलीफ हो जाती है थोड़ी सी। तो वही समझाना चाह रहे हैं। देखो बात क्या है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी देगा, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, कुछ भी पूछ ले, बात समझ में आती है ना, तो इसका आंसर हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा हमेशा। मगर आपको हम बता रहे 90 डिग्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा बाबू। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना। मगर आप लोग अभी एक बार पढ़ लिए ना, तो आपको हमेशा जब भी ऐसा दिखे तो टिक लगा देना है। 60 डिग्री होगा नहीं बाबू, कोई इसलिए 60 डिग्री नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तीनों भुजा बराबर होना चाहिए 60 डिग्री के लिए। बात समझ में आती है। और उसके बाद 45 डिग्री भी तो दूर दूर तक नहीं होगा, 120 डिग्री तो होगा ही नहीं। बात समझ आती है। बच्चा कौन 90 डिग्री, मगर इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दो। तो अच्छा बताओ, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, जो देखने में भुजा सबसे बड़ा लग रहा है, AC AC लग रहा है सबसे बड़ा भुजा। अच्छा देखो AC लग रहा है, तो चलिए, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बाबू, AB का स्क्वायर और प्लस, हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको फुलफिल कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो पता चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो AC का मतलब 12 का स्क्वायर, AB का मतलब 6√3 का स्क्वायर और BC का मतलब 6 का स्क्वायर। इसका मतलब 144 और 6 का मतलब 36 बाबू, और 36 गुना 3 और प्लस बाबू 36। वेरी गुड। ये हो जाएगा बच्चा 144, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10 और प्लस 36 आ तो गया 144। देखो तो कितना हो गया, 8 6 14, 10 3 13 1 14, ये तो आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये आंसर नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये कितना बना बच्चा 90 डिग्री। बात समझ में आती है ना, क्लियर हो रही है, बताइए समझ में आ रही है। कभी भी आपको जब भी इस तरह का देगा तो 60 डिग्री नहीं होने का वजह क्या, ये तीनों ही भुजा अलग अलग है। पहला नंबर में पता चल गया कि भुजा अलग अलग है, काम खत्म हो गया। नहीं होगा 45 डिग्री का दूर दूर तक सीन नहीं है, 120 डिग्री का तो चांस ही नहीं है होगा। बात समझ। तो बच्चा कौन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देना। बात समझ में आती है। चलिए हो गया बाबू।
चलो देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो इधर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है इसे, मगर कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको बोला कि बिंदुओं, बिंदु माने पॉइंट्स, ये और ये के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना। देखो तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, हम आपको बताए थे ना, आपको ए बी लिखने की भी जरूरत नहीं है, पी क्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ध्यान, एक में से 3 गया, कितना बचेगा 2, तो 2 का कितना होगा 4 होगा, ठीक है। थोड़ा सा रूट डाल देते हैं, वजह है कि नहीं तो बर्बाद हो जाएगा आप लोग। 4 हो गया, उसके बाद देखो प्लस माइनस कुछ भी लिख दो ना, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना होता है 8 का मतलब 2√2। कहीं पर दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। कुछ भारी लग रहा है बोलो? अगर आपको लग रहा है नहीं बच्चा जैसा ही बनाएंगे तो एक माइनस करके दिखा देना, उतना कौन करके दिखाता है, ये सब समझ में आती है ना, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। दूसरा वाला में पहला वाला घटा दो, जो घट के आया उसको उसका स्क्वायर भी लिख दो, समझ में आ रहा है ना, हो गया आंसर। चलो बाबू, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये दिया हुआ है, बोलता है ये बिंदुओं हैं, बिंदुओं इतना और इतना का मध्य बिंदु निकालना। क्या निकालना बाबू? मध्य बिंदु निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हम ऑप्शन क्या देते, छोड़ देते, इस सब में ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। आप गूगल से जो है ना PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको स्पेशल PDF सेंड कर देंगे, इसका टेंशन लेना नहीं है। देखो तो मिड पॉइंट्स निकालना है, तो दूसरा माइनस या पहले सिंपल मोड छोड़ हटाओ, 2 + 4 कितना होगा 6, तो 6 का आधा, या फिर चलो उतना नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चा लोग मन में ना दुआ देने लगेगा, बोलेगा इतना शॉर्टकट पढ़ा रहे मास्टर जी। फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखो 2 और 4 कितना होता है बाबू 6 हो गया, 7 × 5 12, 12 का मतलब 6। ये जो भी ऑप्शन में होगा आप देख लेंगे। तो इसका हो जाता है आपका जाके क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चा, ठीक है। देखिए करण अर्जुन इधर ध्यान दो, देखो यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये त्रिभुज का शीर्ष है, दिस इज द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस a, वर्टिसेस b, c, ये ट्राइंगल दिया हुआ त्रिभुज का ना, त्रिभुज को ट्राइंगल बोलते हैं, उसका दिया हुआ। आप उसका क्षेत्रफल निकालना बाबू, क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। आपको ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा गलती हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को टाइम ले लेना। कितना ले लेना? टाइम ले लेना, ठीक है, टेंशन वाली बातें नहीं है। देखो ध्यान दो, तो टाइम जब ले लोगे तो, हालांकि ये 0 0 वाला बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा सर का दर्द नहीं करना। देखो आप इसी में यहीं पे ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा x1, ये क्या बन जाएगा बाबू y1, ये क्या बन जाएगा x2, ये क्या बन जाएगा y2, x3 y3। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो तो घर लेके चले आना, टेंशन नहीं, गंदा कर सकते हो, ठीक है, मगर पेंसिल से करना। क्या करना? पेंसिल से करना, काम खत्म होगा। अगर सर कुछ बोलेंगे तो मिटा देना, बोलना हमको नहीं पता था सर, हम जहाँ पढ़ते थे ट्यूशन में तो हमारे मास्टर बोले थे, मास्टर नहीं गुरुजी, क्या बोलना है गुरुजी, हमारे गुरुजी बोले थे कि पेंसिल से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा बोल देना, ठीक है। अगर नहीं कुछ बोले तो ऐसे भी तो तुम्हारा ही क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये तो इसके लिए स्पेशल समय निकाल के लिखेंगे, उसमें चला जाएगा आपका 10-15 सेकंड, 10-15 सेकंड तो मायने लगता है ना। अब ध्यान दो तो अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिख लेंगे वो, ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे शॉर्टकट के, हमको तो टिक लगाना है। अब देखो मगर फॉर्मूला हम लिख देंगे पूरा, वजह है कि फॉर्मूला नहीं लिखेगा ना तो आपको तकलीफ हो जाएगा। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका बताए थे, 23 31 12, ठीक है बाबू, 23 31 12, x1 x2 x3 तो रहेगा ही। अब देखो ये कर देने से थोड़ा सा आसान, x1 का वैल्यू कितना है बोलो 0, इसको लिखने के अंदर कोई काम नहीं, बोलो क्यों? क्योंकि बाहर में 0 बैठा हुआ, तो 0 किसी से झगड़ा करेगा तो क्या होगा 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यही सब तो फायदा है। प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 5, तो अब अंदर वाला लिखो y3 का वैल्यू 6 और y1 का वैल्यू 0, नहीं लिखेंगे, क्या फायदा लिख के, थोड़ा दिल करता लिखने का तो लिखो, हमारा दिल नहीं कर रहा था, हम तुम्हारी खुशी के लिए सिर्फ लिख दिए। x3 का वैल्यू बोलो 0, क्या जरूरत है लिखने का, कुछ नहीं लिखेंगे, बात समझ आती है। अगर आप लिख के ही क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे, बार में 0 बैठा हुआ है ना, हाँ ये चीज लिखेंगे कब, जब आपका सब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन, किस में रहेगा सब्जेक्टिव में, आपको तो ऑब्जेक्टिव करना ना। देखो तो ये बाबू ये कितना हो गया हाफ, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 6 कितना हुआ बोलो 30, तो आंसर कितना आएगा 15 वर्ग मात्रक दीदी। देखो ऑप्शन नंबर क्या आएगा बाबू बी। गलती क्या कर देता बच्चा, ये हाफ को 0 से समझ के गुना कर देता है,
हाँ, तो जो इंसान करता है, ठीक है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो हाफ है ना वो सबके लिए है, याद रखना। हाँ, अंदर वाला पहले तुम सॉल्व तो ये वाला नहीं करेंगे, 0 हो गया, ये भी हो गया 0, तो यहाँ पे कितना बचा 30। अब बाहर में क्या हाफ, ये हाफ इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी करना पड़ेगा और इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करने जाएंगे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? चलो बाबू, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का और दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो करण बाबू, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो ये ध्यान दे रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sin a इज इक्वल टू 3/5, बोलता है tan a का मान निकालिए। तो सिंपल से पहले आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा कि साइन का क्या होता है, p/h। एक चीज याद रखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम आपको अगर पढ़ाए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाए होंगे ना तो मेरा वीडियो यूट्यूब में रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर में जाना है और लिखना पाइथागोरस ट्रिपलेट, वहां पे आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान रखना, 3 और 5 है तो क्या निकलेगा 4, यही इसका फंडा है, 3 4 5। बात समझ में आता? अच्छा आप बताइए साइन का क्या होता है, p/h, तो p का वैल्यू कितना हुआ 3 और h का वैल्यू कितना होगा 5, तो b कितना निकलेगा 4 निकलेगा। कितना निकलेगा 4 निकलेगा। बात समझ में आता है? और अगर किसी को नहीं पता है तो आपको सिंपल सा जो लॉजिक होता है ये वाला, देखो रूट अंडर क्या होता है h² माइनस p², आप ये वाला से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 4-5 को क्वेश्चन मतलब ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 4 5 कितना होता है बाबू, 3 4 5। अब 10 निकालना, 10 का क्या होता है p/b, p/b, तो p का वैल्यू कितना और b का वैल्यू कितना, तो देखो 3 और 4 कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए काम में लग जाइए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझे ना। देखो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ बात समझते हैं ना, तो नॉलेज आपको खूब अच्छा से रखना पड़ेगा। बोला कि 2 sin² a बराबर 1 दिया हुआ है, तो एंगल ए का मान क्या होगा, क्लियर है। सुनो ध्यान दो, इस सबको बनाना कैसे है प्यारे प्यारे बालिका और बालक। देखो यहाँ पे sin² a बराबर क्या होगा बेटा 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो। अब स्क्वायर को अगर हम गलती से इधर दे दिए अब वो सच में जाके 1/√2 बन गया, गलती से उधर चला गया और 1/√2 बन गया। आपसे कोई पूछेगा बताओ साइन कितना डिग्री में 1/√2 होता है, 45 डिग्री में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा। चलो ठीक है, देखो ध्यान दो बाबू, ये cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो बोलता है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया, कौन सा होगा ये आपको बताना। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों को जोड़ के देखिए 90 आ रहा है तो 0 होगा आंसर, अगर माइनस है तो 0 होगा, अब प्लस है तो 1 हो जाएगा। नहीं 1 नहीं, प्लस होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्लस में हाँ बटे में 1 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। माइनस देखो इसको साइन 48 को हम इस cos 48 को साइन 42 बना देंगे, यहाँ भी साइन 42 यहाँ भी साइन 42, क्या हो गया कट गया, और बटे में रहता तो कितना होता, कट के 1 होता, ये घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं करके, मगर आपको हम समझाते हैं कि ये 48 और ये 42 दोनों जोड़ने से, ये कोई भी 2 डिग्री को जोड़ने से 90 डिग्री अगर आ रहा है और बीच में माइनस है तो 0 होगा, बीच में प्लस जनरली नहीं रहता है, ठीक है। प्लस अगर रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान दो। इस कॉस को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको घटा दो बाबू, कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये वाला कट के 0 हो गया, और प्लस रहता तो 2 sin 42 डिग्री हो जाता। समझ में आ रही है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, चलो बाबू ठीक है, समझ ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 दिखा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जिसको बोलते हैं फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई हमको क्या निकालना है, ज्ञात करके दिखाना। देखो ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा इसका, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, देखो। तो ये सपोज कर लो दिस इज मीनार, मीनार मतलब टावर, ठीक है ना, इसको हम लोग टावर मान लिए हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया है, मीनार के पाद बिंदु से तो देखो ध्यान दो,
भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना दिया बाबू? 30 मीटर दिया हुआ है। बात समझ में आती है? ये दूरी, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये 30 मीटर आपको दिया हुआ दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू? 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपको निकाल के दिखाना है। बात समझ आती है? तो देखो कैसे हो, कितना आसान ही हो जाएगा, एकदम दूध भात क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये सिंपल है भैया। ये निकालना, ये दिया हुआ है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है? ये दोनों के बीच में tan का रिलेशन आता है। किसका आता है? tan का। तो tan 30 डिग्री बराबर, यानी tan थीटा बराबर p बाय b होता है। तो p की जगह में ये लिख देंगे और b की जगह में ये। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू तब कौन नहीं जानता है, गली का बच्चा बता देगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा। कितना आएगा? 30/√3। अब बोलेगा कि ऑप्शन में तो 30 दिया हुआ है सर, √3। तो अब क्या करेंगे? इसको परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? परिमयकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजिंग करना, ठीक है ना, कॉन्जुगेट करना √3 से। अब सुनो, ऊपर में हो जाएगा 30 × √3 और √3 क्या होता है बाबू? 3। तो 3 10 जा 10 × 30, यहाँ पे हो जाएगा 10√3 मीटर। देखो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है ना। वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल में कितना टेंजेंट्स हो सकता था? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉ इन अ सर्कल, ठीक है ना। तो देखो ये बाबू वृत्त है, दिस इज द वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। इसमें टेंजेंट्स किसको बोलते हैं? टेंजेंट्स इसको बोलते हैं किसी एक पॉइंट्स पे टच करता है ना, ऐसे करके देखो, जो बाहर से ऐसे करके खाली स्पर्श कर गया, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो गिरेगा ना, रुको, हम गिर जाए, ध्यान दो। तो स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ऐसा कितना होगा बाबू? हर पॉइंट से तो तुम कर सकते हो, यहाँ से, हर पॉइंट जहां मन किया वहां से तुम स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। आपको बोलेगा एक तो यहाँ करके तुमको दिखा दे रहे, एक तो हम यहाँ करके दिखा रहे, एक यहाँ करके दिखा रहे, एक आपके सामने ही तो दिखा रहे 4 गो। तो 1 2 तो ऐसे ही नहीं होगा, 1 2 तो ऐसे, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, अनंत तो होगा ही। क्या होगा? ऐसा बहुत सारा हो सकता है, ठीक है बाबू। चलो हो गया। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे बोला है यदि TP और TQ, ये जो दिख रहा है TP और TQ क्या है? केंद्र O वाली किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। हाँ, टेंजेंट्स दिया हुआ है। TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स ऑफ अ गिवन सर्कल। तो एक सर्कल दिया, एक वृत्त दिया, उसमें TP और TQ 2 टेंजेंट्स है, और सेंटर पे 110 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बोलता है PTQ ये वाला कितना एंगल बनाएगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आती है? तो देखो ध्यान देना हमेशा एक चीज का, कि ये जो इसको बोलते हैं बाबू सेंटर, तो सेंटर से जब हम टेंजेंट पे कोलाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ये 90 डिग्री होता है बच्चा। कितना होता है? क्लास 9, 10th, 8 में पढ़े होगे, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। और ये एक तरह का चतुर्भुज है, देखो 1 2 3 4 भुजा है, बोलो। तो आप सिंपल में याद रखना, देखो ये 90 ये 90, काम खत्म हो गया। तो ये दोनों भी तो मैं 90 मतलब ये दोनों 180 हुआ, तो ये दोनों भी क्या होगा? 180 होगा। 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। बात समझ में आता है ना? ऐसे भी जोड़ के देख लो ना, ये 70 और ये 110, 180 हो गया, और यहाँ पे दोनों मिला के 180, तो 360 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और हमेशा आता है और आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप का मतलब तो न्यूमेरिकल इक्वल हो जाएगा, उसका वैल्यू जो होगा ना इक्वल होगा। मान लो तुम परिमाप निकाले 10, कितना निकाले? 10, और क्षेत्रफल भी निकल गया 10, तो वो दोनों 10 आपस में बराबर हो गया, RHS। तो LHS आपस में क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अब सुनो, तो हमको ज्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना, हमको क्या लगाना है? अब देखो यहाँ पे बोला है बाबू कि परिमाप और क्षेत्रफल किसी भी वृत्त का बराबर है। उतना लिखना भी नहीं, खाली सिंपल में शॉर्टकट हमको लिख के टिक लगाना, ठीक है। और अगर इस तरह क्वेश्चन आप बनाए हैं 2-4 बार और आपको इसका आंसर याद है, तो डायरेक्ट आंसर में टिक लगा देना है। क्या करना है? आंसर में टिक लगा देना है, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। झूठ का बना क्या फायदा है? देखो परिमाप क्या होता है वृत्त का? 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। देखो ये वाला से ये वाला कट गया, ये वाला से ये वाला कट गया, तो आर बराबर कितना निकला बाबू? 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बाबू हो गया। चलिए देखो ये क्वेश्चन नंबर 27 है आपको जो दिख रहा है इसमें क्या बोला? एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? तो मैदान क्या है देखो तो मैदान में बंधा है, ठीक है ना, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है आसानी के साथ? तो देखो ध्यान दो, 7 मीटर लंबा है ना बाबू, ध्यान दो, तो घोड़ा देखो ये मान लो 7 मीटर लंबा रस्सी है, ये सेंटर, ये खुट्टा है, क्या है? खुट्टा समझते हो ना, जहाँ पे बांधते हैं, ये खुट्टा हो गया। और यहाँ पे घोड़ा है, मान लो घोड़ा तो हम उतना अच्छा बना नहीं पाते हैं, ये मान लो ना घोड़ा है, सपोज कर लो ये घोड़ा है, ठीक है, कुछ होगा इस तरह का तो हम तो उतना अच्छा ड्राइंग जानते नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। तो ये घोड़ा है। अच्छा बताओ, घास में बकरी उकरी देखे हो ना, ये जो चरेगा घोड़ा, इससे आगे जा सकता बोलो तो नहीं, इधर जा सकता है, तो कितना एरिया तक जा सकता बाबू? देखो तो इतना ही घूमेगा वो, इसी के अंदर चारों तरफ वो घास खा सकता है, यही ना होगा, बात समझ आती है ना? तो ये किस तरह का फिगर बन गया बोलो तो? सर्कल यानी वृत्त बना, बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन था आपका वो वृत्तखंड वाला, क्लास 10th में था ना, वो जो क्लास 10th ही पढ़ा रहे, हाँ क्लास 10th में आपका जो चैप्टर 12.2 था आई थिंक, ठीक है ना, 2 8 नंबर जो भी होगा या 9-10 जो भी होगा पता नहीं है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें वर्गाकार था, वो क्या था? ऐसे करके था, देखो ध्यान दो, ऐसे करके वर्गाकार खेत में बांधा गया घोड़ा को, यहाँ पे तो ऐसे करके रस्सी था, 5 मीटर जाता, तो फिर रस्सी को बढ़ा करके इतना कर दिया गया, याद है ना? हाँ वही वाला, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो वो वाला क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना है, उसमें भी घोड़ा बोला और इसमें भी घोड़ा बोला, ऐसा नहीं कि वही वाला तो याद करके गए और छाप के चले आए, बात समझ आती है ना? ऐसा नहीं, सुनो ध्यान दो। तो एक 7 मीटर का रस्सी है, जो देखो इतना ही तो घूम सकता है, यही तो रस्सी है उसका, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा बोलो तो? ये क्या बन जाएगा बाबू तब? त्रिज्या बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं? त्रिज्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, तो उतना हमको स्टेटमेंट नहीं लिखना, वही तो आपको बोल रहे, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता तो देखा जाता। तो देखो इसको कैसे करेंगे हल, तो यहाँ पे सिंपल में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लिखोगे? 22/7। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 गुना 7, ये से ये क्या हो गया? कट गया, 7 दूनी 14 और 1 15, ये मीटर स्क्वायर कितना लिखा हुआ है? 154 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है जो बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में 10th क्लास में नहीं दिया हुआ है, इसे डरना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, ये क्लास आपको ये 8 में दिया हो सकता है, 9th में दिया हो सकता है, ठीक है ना? बहुत आसान है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो तो सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। आपको समझ में आता हो, ये 12, ये 9, ये 8, तो समझ में आ गया ये क्या है? घनाभ है। क्या बाबू? घनाभ मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो बात को समझो, तो आपको जो यहाँ पे हो गया घनाभ है ना बाबू तो यहाँ पे हम लोग को L कितना दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है, B दिया हुआ है बाबू 9 मीटर और H दिया हुआ है 8 मीटर। इसका हमको बोलता है कि बताइए, तो अच्छा बताओ कोई भी मैक्सिमम जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई वाला, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर ही आएगा। कोई भी चीज़ लेंगे हम, ऐसे अगर लेंगे लंबाई नापेंगे तो कम आएगा, ऐसे भी लेंगे तो कम आएगा, मगर ऐसे लेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा। इसी को बोलते हैं डायगनली, ठीक है ना? तो इसका हम लोग डायगनल निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण। बांस को समझते हो ना? तुमको कुछ रखना है, लंबा बांस है तो आप सिर्फ उसको कोना कोना ही रख सकते हैं, डायगनली रख सकते हैं, विकर्ण, ठीक है ना? तो डायगनली निकालने का वही हुआ, तो कमरे में रखी जा सकती है। आपको सबसे लंबा बड़ा बांस जो है ना, तो डायगनली इसका निकालेंगे, सर डायगनल निकालेंगे। तो डायगनल निकालने का फॉर्मूला यही होता है बाबू, देखो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 144, 9 का 81 और इसका हो जाएगा 64। अब सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? तो 5 4 9 हो गया बच्चा, और 8 6 14, 14 4 18, इतना आ गया और इतना आ गया।
तो कितना आएगा बाबू 17 मीटर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। बात समझ में आती है ना। तो ये फॉर्मूला में डाल देना, तो आपको बांस का सब मैक्सिमम हाइट आपको निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो हो गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखो द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF बोलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे पहला लिखा है से कम प्रकार का त्वरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेस देन ऑगिव, ठीक है ना, मोर देन ऑगिव, और A एंड B बोथ और नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाता है बाबू मोर देन ऑगिव, क्या होगा, से अधिक प्रकार, क्या होगा बाबू इसका आंसर से। ये सब याद रख लेना है। और सुनो दूसरा चीज याद रखना है, अगर इसमें एक ही को त्वरण पूछता, खाली ओनली त्वरण पूछता, तो आंसर त्वरण होता, क्या होता है, त्वरण, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑगिव या ऑजाइव, ठीक है। देखो अब सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि आपको त्वरण से अधिक प्रकार से कम प्रकार से मतलब नहीं, खाली को त्वरण लिखा रहता है और कुछ कुछ वर्ड लिखा रहता है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, त्वरण। या फिर ऑप्शन कुछ नहीं देता, ऐसा ही लिखा रहता है उच्च वर्ग सीमा संचय बारंबारता फलाना ढकाना आलेख को क्या कहते हैं, आंसर होगा त्वरण। क्या होगा बाबू, त्वरण। हमेशा ठीक है, ऐसा आता था हमेशा एग्जाम में, तो इस बार भी उम्मीद है आएगा, ठीक है। चलो बालक, चलो माशाल्लाह। कितने मैं भी शराफत से हो गया, क्या पता मैंने को इतना समय लग रहा है, हो गया बाबू। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी 1 मार्क्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर 10th का जैक बोर्ड जो 2024 वाला जो हम पढ़ा रहे थे, आज जाके संपन्न हुआ ऑब्जेक्टिव। अब फिर हम आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे बाबू, क्या पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव भी। नेक्स्ट क्लास आपका सब्जेक्टिव का होगा, ठीक है ना। अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जितना ऑब्जेक्टिव बताएं आराम से मोबाइल को लेना है, बैठना है, अपलोड हो जाएगा आज का आज, ठीक है। और उसको आराम से करना है, ठीक है। नोट्स बना के हमको दिखाइएगा, नोट्स मतलब कॉपी में जो वजह से बनाते हैं ना वो दिखाइएगा, और इसी से रिलेटेड फिर हम दूसरा मॉडल पेपर आपको बनवाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, और फिर इसी से टेस्ट वगैरह भी होगा, इसी बेस्ड पर टेस्ट होगा, ऐसा ही रहेगा फॉर्मेट क्वेश्चन का। सुनो इसमें क्या पूछा है, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये पूछा है, या ध्यान रखना यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तो नहीं के लिए क्या कंडीशन है पता है, नहीं के लिए हमेशा याद रखिएगा एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला कंडीशन तो ये हो गया नहीं होने का, दूसरा कंडीशन है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एक से ज्यादा है, सॉरी ये एक से कम है, तो ये नहीं होगा। बोलो क्यों, चूंकि पूछा है नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है। 15%, तो 15% का मतलब क्या हुआ बेटा, बोलो 15/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15, ये भी तो हो सकता है। देखो काटने का मतलब उल्टा समझो, ये तो पूछा है कि नहीं वाला चाहिए, कौन वाला चाहिए, नहीं वाला, ये तो सही है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1.5 नहीं होगा, एक से अधिक हो गया, हुआ कि नहीं बोलो। तो इसका देखो, आप बोलोगे सर इसका, ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, देखो 0.4 के आसपास इसका आंसर आएगा, बात समझ में आती है। तो ये भी तो एक से कम है, तो एक से कम वाला तो एक्सेप्टेबल है, मगर एक से अधिक वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा, गड़बड़ नहीं करना, बात समझो, फिर समझो, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये एक से अधिक है, एक से अधिक अगर हो गया तो ये प्रायिकता नहीं होगा, बात समझ आ रहा है। तो आज क्लास हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, और ये जो मॉडल पेपर हम बता रहे हैं इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। दोस्तों तक भेजने से क्या होगा कि उसका भी हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में डाउट नहीं बना, नहीं समझ में आया, खाली टिक लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक भेजेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, लाइक में पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको तो पता है लाइक में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, आपको मेरे साथ आप जुड़े रहिए 2 फरवरी तक। कब तक जुड़ना है, 2 फरवरी, 30 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 6 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो आपका 100 में 100 आएगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको एक भी बाहर नहीं आएगा, ओके।
थैंक यू सो मच।